Hi everyone, I hope you all are doing well. Today we are beginning one of the most important chapter for Delhi Police, DPHCM, CGL means and almost every competitive exam, and that is computer fundamentals. अगर ये क्लियर नहीं है तो ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर लैंग्वेज कुछ भी अच्छे से समझ में नहीं आएगा. So we will complete the entire computer section in just 2-3 videos using the mind map based approach. This method will help you understand the complete chapter in a simple, visual and unforgettable way. Every concept will be explained through the real life examples. So even if you are studying computer for the first time, you will understand everything easily. And the PDF of this session will be available on my Telegram channel. So don't worry about the writing. ठीक है, कभी लिखने लग जाओ. Don't worry, just listen carefully and stay focused. So चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है. अब सबका ध्यान इधर होना चाहिए. डेफिनेशन ऑफ द कंप्यूटर. कंप्यूटर एक मशीन है. अब आप लोग सोचोगे कि मैम मशीन तो वॉशिंग मशीन भी होती है, बहुत सारी मशीन होती है, बट कंप्यूटर में ऐसी क्या है, ये कैसी मशीन है? एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे डाटा को रिसीव करती है. रिसीव करने को हम इनपुट बोलते हैं. स्टोर करती है, प्रोसेस करती है, उसको मीनिंगफुल बनाती है. ठीक है, हमारे डाटा को रिसीव करके उसको प्रोसेस करती है और हमें एक यूजफुल इंफॉर्मेशन देती है. अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो एक सेकंड. कंप्यूटर का सिंपल सा मतलब है, जैसे मान लो आपने यूट्यूब खोली अपने फोन में. ठीक है, यूट्यूब जब आप खोल के सर्च बार में जो डालते हो ना, कि मान लो आपको सपना मैम की इंग्लिश की कोई क्लास लेनी है. ठीक है, तो आपने यूट्यूब सर्च बार में सर्च किया. तो जो आप सर्च कर रहे हो इसको बोलते हैं इनपुट. क्या बोलते हैं? इनपुट बोला जाता है. और जो यूट्यूब ने आपके लिए वीडियोस सर्च करके दी, आपको जो प्रेजेंट किया कि ये पढ़ लो ये पढ़ लो, वो क्या है? वो प्रोसेसिंग है, जो ढूंढ रहा है. ठीक है, जो उसने ढूंढने का काम किया है, ढूंढकर लाता है यूट्यूब, वो प्रोसेसिंग है. और जब स्क्रीन पर जो रिजल्ट शो होगा आपके फोन में, आपने सर्च किया और जो स्क्रीन पे वीडियोस आएगी, वो एक आउटपुट है. वो एक आउटपुट है विच इज रिजल्ट. आप हिस्ट्री में वो सर्च सेव हो जाता है जो आपने सर्च किया है. यहाँ पे जो सर्च हिस्ट्री होती है उसमें सब कुछ आ जाता है कि आपने क्या क्या सर्च किया है. तो ये क्या है? ये है स्टोरेज. तो अब ये सब कुछ देख लो, कंप्यूटर ने कितना काम किया. कंप्यूटर ने इनपुट हमने दिया, प्रोसेस किया, आउटपुट किया, स्टोरेज किया. तो यही लिखा हुआ है. वो डाटा को स्टोर करता है, रिट्राइव करता है, प्रोसेस करता है, उसको मीनिंगफुल बनाता है. सो आई होप अब आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी. चलिए, यही काम होता है कंप्यूटर का. अब हम बात कर लेते हैं इसकी फीचर्स की. इसकी कौन कौन सी फीचर्स हैं? सबसे पहले इसकी स्पीड. कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है. जो कैलकुलेशन इंसान 10 मिनट लगाता है ना करने में, उसको कंप्यूटर माइक्रो सेकंड में कर देता है. एग्जाम्पल, जैसे गूगल सर्च में आप कुछ भी डालते हो तो 1 सेकंड में बहुत सारे रिजल्ट्स आपके सामने आ जाते हैं, है ना. अब बात करते हैं एक्यूरेसी की. कंप्यूटर गलती तभी करता है जब ह्यूमन गलत इनपुट देता है. अब आप खुद ही गलत इनपुट दे रहे हो उसको तो गलती हो सकती है, बाकी कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता है. वो हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है. नेक्स्ट है ऑटोमेशन. ऑटोमेशन का है इट कैन एग्जीक्यूट टास्क ऑटोमेटिकली वंस प्रोग्राम. जैसा आप उसको कमांड दोगे वो वैसे ही एग्जीक्यूट करेगा टास्क को. नाउ स्टोरेज. स्टोरेज इसकी जो कैपेसिटी है, ये बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर कर सकता है. आपके फोटोज, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, ऐप्स, सब कुछ. एक मोबाइल खुद में एक छोटा सा पॉकेट कंप्यूटर ही तो है, उसमें कितना सारा डाटा स्टोर होता है ना. तो वही है वर्सेटिलिटी. वर्सेटाइल क्या होता है? यानी कि जो बहुत सारे टास्क कर सकता है. एक ही कंप्यूटर पे आप मूवीज भी देख सकते हो. ये तो है नहीं ना कि कंप्यूटर का काम सिर्फ यही है कि टीचिंग पर्पज के लिए बना है. बहुत सारी चीजें हैं इस पे. आप गेमिंग भी कर सकते हो, कैलकुलेशन, इंटरनेट ब्राउजिंग, सब कुछ है ना. सो यही होता है वर्सेटिलिटी. नाउ डेलिजेंस. डेलिजेंस ये इंग्लिश का रूट वर्ड है. बताओ क्या होता है इसका मतलब? दिल्ली के जेंट बहुत मेहनती होते हैं, ऐसे रूट वर्ड से याद होता है ना. सो इसका मतलब है हार्ड वर्किंग. यानी कि ये कभी भी थकता नहीं है, बोरिंग फील नहीं करता है कि नहीं मेरा तुम्हें रिजल्ट देने का मन नहीं कर रहा है, सर्च करने का मन नहीं कर रहा है, मैं नहीं करूंगा. ऐसा ऑप्शन नहीं होता है कंप्यूटर के पास, है ना. सो ये कभी भी थकता नहीं है, बोरिंग फील नहीं करता है. सेम टास्क बार बार सेम क्वालिटी में ही करेगा. ये नहीं कि तुमने पहली बार सर्च कराया उसने अलग रिजल्ट दिया, दूसरी बार में वो थक गया, बार बार रिजल्ट देते देते तो उसने कम दिया, ऐसा कुछ नहीं है ना.
अगर एक सर्वर को 24 आवर्स डाटा प्रोसेस करना है, वो भी बिना कंप्लेंट्स के वो करेगा। ये थे हमारे कंप्यूटर के फीचर्स। अब हम आगे मूव करते हैं। सीपीयू की स्पीड। सीपीयू क्या होता है? एक सेकेंड, हाँ। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे इंसान के पास ब्रेन होता है वैसे कंप्यूटर के पास जो ब्रेन होता है उसको हम सीपीयू बोलते हैं। यही डाटा को कंट्रोल करता है, प्रोसेस करता है, सब काम यही मैनेज करता है। अब बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना कि एक सेकेंड, हाँ, ये जो हर्ट्ज है ना, इसकी यूनिट सीपीयू की मेजर करने की स्पीड यूनिट, इसको ध्यान रखना। 1 किलो हर्ट्ज में आपके 1000 साइकिल्स पर सेकेंड होती है, मेगा हर्ट्ज में आपकी 1 मिलियन, एंड जीगा हर्ट्ज जो कि आजकल के कंप्यूटर्स चले हुए उनमें यही आता है 3 जीगा हर्ट्ज। ठीक है, एग्जीक्यूट्स 3 बिलियंस। सो इसमें आप ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना, आपसे 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ आगे बात करते हैं एडिशनल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बेसिक ऑपरेशंस की जो हमारा कंप्यूटर है वो किस किस चीज़ पे काम करता है। तो देखो, सबसे पहले जैसे अभी मैंने आपको यूट्यूब का एग्जांपल दिया, आप इनपुट दे रहे हो, डाटा एंटर कर रहे हो अंदर, है ना, फिर वो उसको प्रोसेस कर रहा है, एंड उसके बाद आपको जो आउटपुट मिल रहा है, फिर अगर आप उसकी पीडीएफ वगैरह सेव कर लेते हो या कहीं भी स्टोर होता है तो उसको हम बोलते हैं स्टोरेज। ये आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है कि इनपुट कौन से होते हैं, आउटपुट कौन से होते हैं। इसके लिए आपको टेलीग्राम पे एक पीडीएफ मिल जाएगी माइंड मैप की, जिसमें मैंने सब मेंशन कर रखा है। आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी याद करने में, जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इनपुट में आपका आ जाता है कीबोर्ड, फील लेके पढ़ोगे तो आपको रटने भी नहीं पड़ेंगे। ठीक है, अब माउस से मैं जो भी काम करी वो इनपुट ही तो दिया जा रहा है ना। कीबोर्ड से मैंने कोई भी की प्रेस की, वो कहाँ गई, वो स्क्रीन पे लिख के आ गया, यानी कि मैंने इनपुट देने का काम किया है। लेकिन आउटपुट जैसे कि मॉनिटर है, मॉनिटर पे आप ये स्क्रीन देख पा रहे हो, डिस्प्ले हो रहा है। डिस्प्ले क्या है? एक आउटपुट है ना, आपको तो रिजल्ट देखने को मिल रहा है, तो मॉनिटर हो गया। ये सब क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर हो गया, प्रिंटर, आपने कुछ इनपुट डाला कि ये प्रिंट करना है, वो प्रिंट होके बाहर आ रहा है ना, आपको रिजल्ट मिल रहा है ना। जिस चीज से आपको रिजल्ट मिले, स्पीकर हो गया, साउंड बाहर आ रही है, जिस चीज से आपको रिजल्ट मिले वो क्या होते हैं? वो हमारे आउटपुट डिवाइस होते हैं। और जो आप रिजल्ट लेने के लिए इनपुट डालते हो वो हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं। जैसे आप फोटो क्लिक करते हो, मोबाइल कैमरा क्या है? कैमरा क्या है? जिसमें फोटो वो आपने इनपुट दिया, उसके बाद जो फाइनल इमेज स्क्रीन पे आ रही है, कैमरा तो ये है, ये तो इनपुट है, लेकिन जो स्क्रीन पे आप इमेज देख पा रहे हो ये क्या है? ये आउटपुट डिवाइस है। आई होप अब इसमें डाउट नहीं होगा। बहुत बच्चों को इसमें डाउट रहता है, वो इनपुट और आउटपुट समझ नहीं पाते और रटने लग जाते हैं। ये जो आपके इसके लिए आपको पीडीएफ मिल जाएगी जो से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सारे अच्छे से रिवाइज कर लेना, कुछ भी मत छोड़ना। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। थोड़ी सी हिस्ट्री में आ जाते हैं। कंप्यूटर अचानक से थोड़ी ना आ गया भाई, कुछ ना कुछ तो इसका भी इतिहास रहा होगा ना। बहुत सारे सेंचुरीज लगी है इसको डेवलप होने में, स्लोली डेवलप हुआ है। तो इसको हम जानते हैं सबसे पहले एबेकस। एबेकस हमारा 3000 बीसी पहले आया था। इसको फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस बोलते हैं, जो हमने काउंटिंग के लिए बनाया था। हमने नहीं, इसके बाद में क्या हुआ? पैस्कलाइन, ये बनाया था ब्लाइस पास्कल ने अपने फादर की हेल्प करने के लिए। इसके बाद डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, ये सब किसने बनाए थे? चार्ल्स बेबेज ने। और चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। ठीक है, और फर्स्ट प्रोग्रामर कौन थी? एडा लोवलेस। कौन थी? एडा लोवलेस। क्लियर है? उसके बाद अलान टर्निंग, इसको मॉडर्न कंप्यूटर साइंस का फादर बोला जाता है। इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ? नीचे आ जाओ। मॉडर्न कंप्यूटर एरा में 1946 में इनैक्ट, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक ये IBM वाला। ठीक है, 1986 में आपका सिद्धार्थ, जो इंडिया का फर्स्ट कंप्यूटर है। तो इन सभी पॉइंट्स को
ज़्यादा देर नहीं लगेगी, आप 10 मिनट में रिवाइज़ कर सकते हो। ये माइंड में बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, सब कुछ अच्छे से रिवाइज़ कर लेना यहाँ से। इसमें 3 इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ है कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है, मॉडर्न कंप्यूटर साइंस के फादर किसको बोला जाता है, और कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन थे, ये सब कुछ आप ईज़िली यहाँ से रिवाइज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ईच जनरेशन ब्रॉट अ मेजर टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। अब जनरेशन क्या है, इसका नाम जनरेशन क्यों पड़ा है? देखो, जनरेशन बेसिकली जनरेशन 10 से 15 साल में एक जो मेजर इंप्रूवमेंट होता है ना, तो उससे इन्होंने जनरेशन ही बदल दी कि पहले ऐसा होता था, 10-15 साल ऐसा ही चलता रहा, फिर एकदम से कुछ अच्छा सा चेंज आ गया, है ना? तो हम उसको क्या बोलेंगे कि हमने तो मतलब जनरेशन ही चेंज कर दी। इससे इस बेस पे ऐसी 5 जनरेशन बनाई गई है जो अब आपको पढ़नी है। क्लियर है जनरेशन क्यों रखा? आई होप अब समझ में आ गया होगा इसका। देखो, सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन, इसमें आपकी वैक्यूम ट्यूब्स है, विजिबल हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर, हाँ। वैक्यूम ट्यूब्स, मैग्नेटिक ड्रम्स। आपसे क्वेश्चंस कहाँ से बनेगा? एग्जाम्पल से कम, कैरेक्टरिस्टिक्स से मे बी चांस है 50-60%, बट ये जो है ना हार्डवेयर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी मत इग्नोर करना कि वैक्यूम ट्यूब्स, मैग्नेटिक ड्रम्स किस में थे? फर्स्ट जनरेशन में थे। फिर ट्रांजिस्टर्स किस में आ गए? सेकेंड जनरेशन में। और थर्ड जनरेशन में क्या आ गया? इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें बहुत बड़े बड़े साइज के कंप्यूटर्स होते थे, बहुत कॉस्टली थे, बहुत स्लो थी, मशीन लैंग्वेज थी, असेंबली लैंग्वेज आ गई सेकेंड जनरेशन में। ये सब कुछ बहुत अच्छे से याद कर लेना, ठीक है? बहुत फास्ट, बहुत तो नहीं, बट जो पहले था उससे थोड़ा सा फास्ट हो गए हैं, रिलायबल हो गए हैं। उसके बाद थर्ड जनरेशन में कैसे हुआ? आज जैसे कंप्यूटर्स दिखे वैसे शेप यहाँ आया था, ठीक है? इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आ गई थी, थोड़े से सस्ते भी हो गए थे, फास्ट थे। IBM 360 सीरीज ये इसके एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसको याद रखना, ही पूछा जाता है, जो थर्ड जनरेशन से है। फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ फिर? जैसे ये मोबाइल, लैपटॉप, ये सब है ना जो भी आपके पास है, ये सब इसी जनरेशन का रिजल्ट है। इसमें आपका माइक्रो प्रोसेसर आया था एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ओके। और ये बहुत ज़्यादा स्मॉल पोर्टेबल, अब इमेजिन कर सकते हो ना मोबाइल कितना बड़ा साइज का है, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, पोर्टेबल है, अफोर्डेबल है ना? तो ये सब कुछ आप इसमें फोर्थ जनरेशन में कंसिडर करोगे। फिफ्थ जनरेशन में क्या हुआ? जैसे कंप्यूटर को सोचना सिखाया जा रहा है, ये अभी की जनरेशन, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, जैसे आगे होगा, जैसे चैट जीपीटी, AI, ये जो रोबोटिक्स है, क्वांटम कंप्यूटर्स जो बनाए जा रहे हैं, उसमें क्या प्रोसेसिंग हो रही है कि कंप्यूटर्स को सोचना सिखाया जा रहा है कि कैसे एक सेल्फ लर्निंग, सेल्फ डिसीजन मेकिंग उसको सिखाई जा रही है। क्लियर है? चलिए, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की। तो सबसे पहले हमारा आता है, इसमें भी ना 3 बेस होते हैं, टाइप के बेस पे, पर्पस के बेस पे, साइज के बेस पे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टाइप्स के बेस पे, ठीक है? टाइप्स के बेस पे 3 टाइप के कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर, ये कंप्यूटर नंबर्स या जो 0-1 बाइनरी नंबर होते हैं उसमें काम करता है। रियल वर्ल्ड के जो सिग्नल्स होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, स्पीड हो गया, प्रेशर हो गया, इसको डायरेक्टली रीड करता है। सिंपल एग्जांपल हो गए, कार में स्पीडोमीटर होता है, कंटिन्यूस काम करता रहता है। थर्मोमीटर है, हॉस्पिटल में बीपी चेक करने की मशीन होती है। जो चीजें रियल टाइम चेंज हो रही है, हीट हो गया, स्पीड हो गया, एयर फ्लो हो गया, वहां पर एनालॉग कंप्यूटर ही यूज होता है, ध्यान रखना। क्लियर है? नाउ डिजिटल कंप्यूटर, ये सबसे कॉमन कंप्यूटर है। इसके लिए दुनिया सिर्फ 2 चीजों की बनी है, 0 एंड 1। इसी बाइनरी लैंग्वेज में सारा काम होता है। लैपटॉप, मोबाइल, कैलकुलेटर, डेस्कटॉप सिस्टम, ऑफिस में जो होता है सब कुछ, आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, सब कुछ डिजिटल कंप्यूटर है। अब बात करते हैं कि हाइब्रिड कंप्यूटर कौन सा होता है। हाइब्रिड आपको पता ही होता है, हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सचर। सो एनालॉग प्लस डिजिटल का कॉम्बो क्या होता है? हाइब्रिड होता है। ये रियल सिग्नल्स को भी समझाता है और डिजिटल प्रोसेसिंग भी करता है, जैसे कि आपकी ECG मशीन हो गई, ICU मॉनिटरिंग सिस्टम हो गया, हाई एंड साइंटिफिक मशीन हो गई। हॉस्पिटल में जब पेशेंट की हार्ट बीट, जैसे रियल सिग्नल्स को रीड करना एनालॉग वर्क है ना? हार्ट बीट को रीड करना ये क्या है? एक रियल सिग्नल है, इसको अगर आप कोई मशीन रीड कर रही है तो वो एक एनालॉग वर्क है, लेकिन उस डाटा को रिपोर्ट बनाना, उस डाटा की रिपोर्ट बनाना, ये एक डिजिटल वर्क है, और ये दोनों काम होते हैं हॉस्पिटल में एक साथ। तो इसीलिए ये कौन करता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। ऐसे ही पेट्रोल पंप पे क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर, ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बेस्ड ऑन पर्पस, दो तरह के पर्पस होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा जनरल पर्पस, फिर स्पेसिफिक। नाम से ही क्लियर है, जनरल यानी कि जो बहुत सारे मल्टीटास्क कर सकता है एक बार में, बहुत एक काम के लिए, बहुत टास्क के लिए जो डिजाइन किया जाता है। और स्पेशल पर्पस यानी कि जिसका सिर्फ एक स्पेसिफिक काम है, उसी के लिए वो मशीन बनी है। जनरल पर्पस लाइक इन्हें हम घर के ऑलराउंडर बोल सकते हैं। एक कंप्यूटर मल्टीपल काम, जैसे कि मोबाइल हो गया, पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट्स हो गए, आप यूट्यूब देख सकते हो, फॉर्म भर सकते हो, वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, ये सब जनरल पर्पस है ना। तो जनरल पर्पस मशीन का काम है। और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, ये कंप्यूटर सिर्फ एक ही काम के एक्सपर्ट होते हैं, एक ही टास्क करेंगे बट सुपर फास्ट और एक्यूरेट करेंगे। लाइक एटीएम मशीन, वहां पे जो होता है कौन सा कंप्यूटर होता है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, उसी की पर्पस के लिए। रेलवे टिकटिंग सिस्टम हो गया, ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल हो गया, वेदर फोरकास्टिंग कंप्यूटर हो गया, पेट्रोल पंप मीटर हो गया। अब एटीएम सिर्फ कैश देता है, पेट्रोल पंप मीटर सिर्फ फ्यूल कैलकुलेट करता है। ये मल्टीटास्क नहीं है। एटीएम या पेट्रोल पंप में आपके सॉन्ग नहीं बजने लग जाएंगे, है ना। तो ये मल्टीटास्क नहीं होते, लेकिन जो काम करते हैं परफेक्ट काम करते हैं। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। बेस्ड ऑन साइज एंड परफॉर्मेंस, यही पार्ट बहुत से बच्चे इस पे कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको एक स्टोरी स्टाइल में समझाती हूँ। माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो, माई यानी कि आपका पर्सनल कंप्यूटर, सबसे छोटा, सबसे कॉमन, सबसे पॉपुलर स्मार्टफोन, ठीक है। डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, ये क्या हो जाएगा, माइक्रो। कैसे याद रखोगे, माई यानी कि क्या हो जाएगा, मेरा। स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, जो आप इंडिविजुअली अपने लिए यूज करते हो, ध्यान रहेगा। होम, स्कूल, ऑफिस में इनका यूज होता है। अब आते हैं मिनी कंप्यूटर पे। एक क्लास टीचर लाइक थोड़ा सा बड़ा, जो 10 से 50 यूजर हैंडल कर लेता है। एग्जाम्पल हो गया इंस्टीट्यूट पे कुछ जो स्मॉल कंपनीज हैं, उनके इंटरनल सर्वर्स हो गए, वहां पे क्या होता है, मिनी कंप्यूटर होता है। अब बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। नाम से ये मेन फ्रेम यानी कि थोड़ा सा, जहां लाखों लोग डाटा एक्सेस कर रहे होते एक साथ, सुपर रिलायबल, सुपर पावरफुल। जैसे बैंक का हो गया, है ना, ये रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम हो गया, बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, एसबीआई, एलआईसी, ये सब कुछ तो एक इसमें आ जाती है मेन फ्रेम में। बल्क डाटा प्रोसेस होता है। अब बात करते हैं सुपर कंप्यूटर, वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कंप्यूटर, जो कैलकुलेशन नॉर्मल कंप्यूटर 10 ईयर में करेगा ना, सुपर कंप्यूटर उसको सेकंड में कर देगा, ठीक है, बहुत ही फास्ट। जैसे इसरो का परम हो गया, नासा का सुपर कंप्यूटर हो गया, वेदर फोरकास्टिंग कंप्यूटर हो गया, ये सब। अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट सुपर कंप्यूटर, ये रहा, ठीक है। परम सीरीज इंडिया में सुपर फास्ट एआई रिसर्च बेस्ड, ठीक है, 1991 में बना था। ये इंपॉर्टेंट है, बट जैसे जितना याद हो रहा है ना उतना करना, ज्यादा प्रेशर लेने की नीड नहीं है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन इतने भी नहीं बनते। एक परम से बनता है, इसको पढ़ लेना कि वन ऑफ द वर्ल्ड फास्टेस्ट एआई सुपर कंप्यूटर, दैट्स इट, इतना कर लेना, ये रहने देना। अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर्स, इसमें देखो अभी वही चीजें आ रही है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, जो मैंने बोला था कि एक अलग माइंड मैप में कवर करा रखे कौन से इनपुट है कौन से आउटपुट है, तो इसमें हम अच्छे से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले ये बताओ कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब क्या होता है। कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स कैसे मिलकर काम करते हैं। जैसे हमारी बॉडी है, ठीक है, एक ह्यूमन बॉडी में ब्रेन हो गया, आईज हो गई, हैंड्स, ईयर्स, सब मिलकर काम करते हैं ना। तो वैसे ही कंप्यूटर का है। कंप्यूटर में इनपुट यूनिट, सीपीयू, मेमोरी यूनिट और आउटपुट यूनिट, ये एक टीम की तरह है, ठीक है। इसको एक टीम समझो, टीम की तरह, उसमें ये सब मिलकर के काम करते हैं, यही है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इनपुट डिवाइस में क्या क्या आता है। इनपुट यूनिट वो होती है जिससे हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं। अभी जैसे मैंने आपको पहले अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि इनपुट, जो यूट्यूब वाला एग्जांपल था ना, कि आपने यूट्यूब के सर्च बार में कुछ लिखा है, वो आप इनपुट डाल रहे हो, ठीक है। फिर वो जो आपने जो लिखा है उसको फॉलो करते हुए आपको जो रिजल्ट शो करेगा, उसके बीच का जो प्रोसेस है वो होता है प्रोसेसिंग, है ना। उसके बाद आपको जो मिला, वीडियोस मिली सर्च करने के बाद, वो आउटपुट है। सो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से। सबसे पहले कीबोर्ड है, टाइपिंग के लिए यूज किया जाता है। माउस, क्लिक एंड सिलेक्शन के लिए। टच स्क्रीन क्या है, डायरेक्ट टच करो, टच से आप इनपुट दे रहे हो किसी को भी, अपने मोबाइल में इनपुट देते हो टच स्क्रीन से, ठीक है।
अब पॉइंटिंग डिवाइस की बात कर लेते हैं कि पॉइंटिंग डिवाइस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्टाइलस, ये सब पॉइंटर मूव करने या ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं, ध्यान रखना। ये चारों आप मूवमेंट के लिए और सिलेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इनमें से पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है, और कीबोर्ड, टच स्क्रीन, माउस, ऐसे ऑप्शंस दे देंगे एंड देन दे देंगे ट्रैक बॉल। तो आपको पॉइंटिंग डिवाइस सेलेक्ट करना है। दैट्स वाई इस पीडीएफ को, इस माइंड मैप को, जितने भी ये 3 से 4 माइंड मैप में पूरा कंप्यूटर करा रखा है, इसको बहुत अच्छे से एग्जाम सेंटर के बाहर भी देख लोगे ना तो भी बेनिफिट होगा। इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कैनिंग एंड, एक सेकेंड इसको रफ कर। नेक्स्ट है स्कैनिंग एंड रिकॉग्नाइजेशन। स्कैन बेस्ड जो आपके इक्विपमेंट्स है वो कौन कौन से। एक तो स्कैनर है जो क्या करते हैं, इमेज और डॉक्यूमेंट है उसको कंप्यूटर में लेके आना स्कैन करके, दैट इज स्कैनर। तो ये इनपुट हो गया ना। OCR, OMR, MICR, ये क्या करते हैं, टेक्स्ट हो गए। OMR शीट होती है ना, जो UPSC के एग्जाम्स होते हैं उसमें OMR शीट मिलती है आपको। तो वो कैसे चेक होती है, वो इनपुट ले लेते हैं आपका, बैंक के चेक्स हो गए, है ना, ये सब OCR, OMR, MICR, ये सब रीडर होते हैं, कोड रीडर। इससे आपकी स्कैनिंग हो जाती है, स्कैन होके वो स्क्रीन पे आ जाता है। ऐसे बार कोड रीडर है, QR कोड स्कैनर हो गया। क्लियर है। अब बात करते हैं बायोमेट्रिक डिवाइस। बायोमेट्रिक, जब आप एग्जाम देने जाते हो, आप ये दिल्ली पुलिस के एग्जाम देने जाओगे तो आपकी बायोमेट्रिक होगी, आपके फिंगरप्रिंट अलग से स्कैन कराए जाएंगे, आइरिस स्कैन कराया जाएगा, फोटो क्लिक करके आपके फेशियल रिकॉग्नाइजेशन होगी, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन होती है। ये सब क्या है, ये बायोमेट्रिक रिकॉग्नाइजेशन है। ठीक है, आई होप ये टर्म आपके लिए न्यू नहीं होगी, सबको अच्छे से पता होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। स्पेशलाइज्ड इनपुट डिवाइस, कुछ स्पेशल इनपुट डिवाइस भी है जैसे कि डिजिटल कैमरा, वेबकैम, माइक्रोफोन, ग्राफिक्स टैबलेट, गेम पैड, कंट्रोलर और सेंसर्स। इससे एकदम क्लियरली इतना समझो, इनपुट यानी कि हम जो कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देते हैं वही क्या होता है, हमारा इनपुट डिवाइस होता है। तो माइक्रोफोन, आप बोल रहे हो, माइक में बोल रहे हो, तो आपने क्या दिया, इनपुट दिया है ना उसको। क्लियर है। ओके, अब बात करते हैं CPU की। ये चीज क्लियर हो गई होगी। CPU के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहली चीज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। ओके, इसके 3 पार्ट्स कौन कौन से, एक तो है कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड रजिस्टर्स। अब कंट्रोल यूनिट क्या होता है, कंट्रोल यूनिट यानी कि सारे डिवाइस को जो इंस्ट्रक्शन देने का काम है वो कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करती है। कंप्यूटर का एक तरीके से ट्रैफिक कंट्रोलर इसको माना जाता है। और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करेगी, जितनी भी आपकी कैलकुलेशंस है ना, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन, सब कुछ, सारे जितने भी लॉजिकल डिसीजंस देने हैं वो सब ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करती है। इनके फुल फॉर्म्स ध्यान रख लेना। आगे बात करते हैं रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या होते हैं, ये एक इंस्टेंट स्टोरेज है, CPU की अल्ट्रा फास्ट टेम्पररी मेमोरी। टेम्पररी होती है लेकिन अल्ट्रा फास्ट, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो क्या समझ में आया, यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ मैं। ये समझ में आया कि जो CPU होता है वो तो इंस्ट्रक्टर है, इंस्ट्रक्टर वो इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है। ALU आपका कैलकुलेटर होता है एंड रजिस्टर्स हमारा क्या होता है, क्विक नोट्स, क्विक स्पीड होती है इसमें। आगे बात करते हैं आउटपुट यूनिट की। आउटपुट यूनिट यानी कि आपको डाटा का रिजल्ट क्या मिला, आउटपुट इज बेसिकली अ रिजल्ट। जैसे कि आपकी विजुअल आउटपुट डिवाइसेस हो गए, मॉनिटर, आप ये स्क्रीन पे वीडियो देख पा रहे हो, आपके लिए एक रिजल्ट है ना, ये एक आउटपुट है ना। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर पे जो भी आप देखते हो वो क्या है, एक रिजल्ट है। प्लॉटर, ये यहाँ पे प्लॉटर है, प्लॉटर क्या है, एक आउटपुट दे रहा है, तो वो आपके लिए आउटपुट यूनिट है। अब प्रिंट आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, एक तो हो गया इम्पैक्ट प्रिंटर, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये कौन सा डिवाइस है, ये आपके आउटपुट डिवाइस है। प्रिंट होके चीज बाहर आएगी, वो आपको रिजल्ट दे रही है, वो आपको बाहर मिल रही है। स्कैन होके वो स्क्रीन में जाती है, स्कैनर दैट्स वाई इनपुट है, एंड जो प्रिंटर है वो आउटपुट है। इनमें कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में ये दोनों ही पूछे जाते हैं। एंड स्पीकर, स्पीकर से वॉल्यूम बाहर की तरफ जाती है, आपको रिजल्ट मिलता है, तो वो आउटपुट है। हेडफोन्स हो गए, ईयरफोन्स हो गए, ये सब क्या है, आपके आउटपुट है। क्लियर। आउटपुट यानी कि कंप्यूटर ने हमें क्या दिया, इनपुट थे हम, इनपुट क्या बताया था, इनपुट इक्वल्स टू में हम, एंड आउटपुट इक्वल्स टू में कंप्यूटर ने हमें क्या दिया, हमें क्या मिला।
हमें क्या मिला, ध्यान रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं स्टोरेज यूनिट की। स्टोरेज यानी कि डाटा परमानेंटली स्टोर करने का काम करती है कौन, स्टोरेज यूनिट। इसके एग्जांपल्स है एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव, एसएसडी, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव में आप लोग अपने जो डाटा है वो स्टोर रखते होंगे। मेमोरी कार्ड में डाटा स्टोर रहता है सबके में। क्लाउड स्टोरेज में रहता है। आई होप ये कोई भी टर्म आपके लिए न्यू नहीं होगी, सब कुछ सुन रखा है आप लोगों ने, तो इतना थोड़ा सा पढ़ के चले जाना। एक सेकेंड इसको रब कर। इसके बाद हम बात करते हैं मेमोरी पे। मेमोरी यूनिट कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेमोरी यूनिट में सबसे पहले हम ये जानते हैं मेमोरी होती क्या है। मेमोरी बेसिकली कंप्यूटर की एक वो जगह है जहां पे डाटा स्टोर होता है, सेव होता है, बिल्कुल ह्यूमन मेमोरी की तरह। हमारे माइंड में भी, हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ स्टोर रहता है। हम बोलते हैं कि मुझे ये मेमोरी याद है, अब तक ऐसा हुआ था, तो क्या है वो, एक स्टोरेज है। तो यही फोन की मेमोरी का काम होता है। इसका मेन क्लासिफिकेशन है प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैचे मेमोरी, 3 पार्ट्स में। अब बात कर लेते हैं प्राइमरी मेमोरी की। तो प्राइमरी मेमोरी एक फास्टेस्ट मेमोरी है। फास्टेस्ट मेमोरी सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर पाता है। ये एक वोलेटाइल है। कैसी है? वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? वोलेटाइल लाइक अभी काम चल रहा है, लाइट गई तो डाटा गायब हो जाएगा, डाटा गायब हो जाता है, ध्यान रखना। प्राइमरी मेमोरी में वोलेटाइल होती है, लाइट गई तो डाटा गायब, ऐसे याद रख सकते हो। इसके एग्जांपल्स है रैम, कैचे, ये हम आगे और अच्छे से ब्रीफली पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। सेकेंडरी मेमोरी वोलेटाइल नहीं होती है, परमानेंट होती है। ये लगा लो प्राइमरी मेमोरी का उल्टा है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी में अगर डाटा गायब हो जाता है तो इसमें डाटा रहता है। ये थोड़ी सी रैम से स्लो जरूर होती है, बट इसमें डाटा आपका गायब नहीं होगा। जैसे कि आपके हार्ड डिस्क ड्राइव हो गई, पेन ड्राइव हो गई, ये सब आपके सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल्स हैं। अब बात करते हैं कैचे मेमोरी क्या होती है। कैचे मेमोरी सबसे फास्टेस्ट, मैंने भी ऊपर लिखा कि प्राइमरी मेमोरी फास्टेस्ट होती है, लेकिन उससे भी फास्ट अगर कुछ है वो है कैचे मेमोरी। सीपीयू के बिल्कुल पास में होती है ये, ठीक है। सबसे ज्यादा यूज की जाती है, सबसे ज्यादा डाटा इसी में स्टोर होता है कैचे मेमोरी में। क्लियर है? कैचे मीन्स एक तरीके से स्पीड बूस्टर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी की हम थोड़ी सी डिटेलिंग कर लेते हैं। लाइक उसमें 2 चीजें होती है, रैम एंड रोम। रैम की फुल फॉर्म और रोम की फुल फॉर्म एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, तो इसको याद कर लेना। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो एक वर्किंग मेमोरी है, वर्किंग मेमोरी। मल्टीटास्किंग इसी पर डिपेंड करता है। इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है एस रैम और एक होता है डी रैम। आई होप ये चीजें आप लोगों ने सुन रखी होगी और रिवीजन अच्छा खासा हो रहा होगा। एस रैम यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम यानी कि डायनामिक, ठीक है। जो एस रैम होती है वो सुपर फास्ट होती है और थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। एस रैम कैसी होती है? एक्सपेंसिव होती है एंड सुपर फास्ट। और जो डी रैम है, डायनामिक है, वो बहुत ज्यादा वाइडली यूज की जाती है, लेकिन ये नॉर्मल होती है। ओके, डेली यूज की। डी से आप याद रख सकते हो, डेली यूज की है। रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली ये एक परमानेंट है। इसका डाटा कभी भी इरेज नहीं होता है। ये इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है और इसके 3 टाइप्स होते हैं, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, इसमें फोटोलाइट की हेल्प से होता है इरेज। चलिए अब आगे बात कर, इनके फुल फॉर्म ध्यान रखना, इतना इनफ है, ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको एक चीज बताई, रैम, एस रैम, डी रैम और ये रोम, और रोम की जितने भी ये 3 पार्ट्स है, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम, इन सब की फुल फॉर्म अच्छे से ध्यान रखना। और रैम वोलेटाइल होती है या रोम होती है, कौन सी फास्ट होती है, कौन सी एक्सपेंसिव, इतना ध्यान रख लेना, काम चल जाएगा, ज्यादा डिटेल में जाने की नीड नहीं है। क्लियर है? अब आगे बात कर लेते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी क्लियर हो गया होगा। सेकेंडरी मेमोरी
इसमें क्या होता है, नॉन वोलेटाइल होती है, डाटा गायब नहीं होता है, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है इसमें, थोड़ी सी स्लो होती है, और जो रैम और कैचे है उनसे चीफ भी होती है। ठीक है, ओके, इतनी बात समझ में आ गई। इसकी कैटेगरीज कुछ इस तरीके से हैं, लाइक ये HDD हो गया, CD हो गया, DVD हो गया, एक सॉलिड स्टेट हो गया, सॉलिड स्टेट ड्राइव, SSD, पेन ड्राइव हो गया। क्लाउड के लिए कौन सी होती है, गूगल ड्राइव होती है, सबके फ़ोन में होगी ना। तो ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी जो है, स्टोरेज डिवाइस होते हैं। क्लियर है? चलिए अब बात कर लेते हैं यूनिट ऑफ मेमोरी। मेमोरी की जो यूनिट्स हैं उसकी बात कर लेते हैं। देखो बेसिक यूनिट होती है भाई बिट। क्या होती है, बिट। बिट से बड़ी होती है बाइट, बाइट से बड़ी क्या होती है, केबी। ये हायर यूनिट से हायरार्की है, केबी, फिर आएगा एमबी, फिर आएगा जीबी, फिर आएगा टीबी एंड देन पीबी। क्लियर है? इसको आप अच्छे से याद रखना। और एक बिट बाइट में जैसे 1 KB इक्वल्स टू में 1024 बाइट। ऐसे ही सिमिलरली अगर आपको 1 MB बताना है तो उसमें 1024 KB हो जाएंगे। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा। 8 बिट्स में 1 बाइट बनेगा और 4 निबल्स में 1 बिट बनेगा। ये चीज़ इतनी नहीं पूछी जाती, बट ये जो टर्म है ना 1024, ये बहुत ध्यान से याद रखना, ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। तो ये थी हमारी यूनिट्स ऑफ मेमोरी। कुछ भी नहीं स्किप होने वाला है, सारी चीज़ें कवर होगी, तो टेंशन मत लेना। चलिए अभी देखो स्क्रीन पे ना मैं ये जो मार्कर से लिख रही हूँ, इरेज कर रही हूँ, लेकिन जब आपको ये नोट्स मिलेंगे 2 तरीके से मिलेंगे। एक तो एनोटेड जिसमें मैं आपको समझा रही हूँ वो सब भी मेंशन होगा, एक आपका ये डायरेक्ट रिवीजन के लिए माइंड मैप। ठीक है, तो वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, उसकी टेंशन लेने की नीड नहीं। और किसी को हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, किसी को ऐसे माइंड मैप के थ्रू बनाने, तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रह पाएगा, तो आप वो भी कर सकते हो। क्लियर है? चलो अब बात करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस की। कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है, जिस लैंग्वेज में हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो होती है कंप्यूटर लैंग्वेज। लैंग्वेज का लेवल देखो, 4 लेवल है। सबसे पहले लो लेवल लैंग्वेज, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, ये एक मशीन लैंग्वेज होती है। मशीन लैंग्वेज यानी कि जो बाइनरी कोड्स को समझती है, 0 और 1 को समझती है। असेंबली लैंग्वेज के शॉर्ट कोड्स होते हैं इसमें। फास्ट है लेकिन ह्यूमंस के लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। इसके बाद आती है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज, ये ह्यूमंस के लिए इजी है। ये ह्यूमंस के लिए क्या है, इजी है, ह्यूमन फ्रेंडली है, और इस लैंग्वेज को सीखना बहुत आसान है। जैसे बाइनरी को सीखना इतना आसान नहीं, जैसे ये हो गया, इसमें लैंग्वेज होते हैं जावा, पाइथन, इसके बहुत सारे कोर्सेज भी चले हुए हैं, आप ऑनलाइन घर बैठे भी सीख सकते हो लैंग्वेजेस को। C++, ये सब लैंग्वेजेस आपने सुनी होंगी, क्या है, हाई लेवल लैंग्वेजेस है। अब आता है 4th जनरेशन लैंग्वेज। ये यूजर फ्रेंडली होती है, इसमें आपको बहुत कम कोडिंग करनी पड़ती है, मिनिमल कोड्स में, जैसे कि हो गया SQL हो गया, आपके रिपोर्ट जनरेटर्स हो गए, ये सब किसके एग्जाम्पल है, 4th जनरेशन लैंग्वेज के हैं। अब बात करते हैं 5th जनरेशन लैंग्वेज कौन सी होती है हमारी। 5th जनरेशन यानी कि जो अभी प्रेजेंट में चली हुई है, AI बेस्ड लैंग्वेज, मशीन लर्निंग, इसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग सिस्टम पे बात करते हैं 5th जनरेशन में, AI बेस्ड। क्लियर है? ओके, लेट्स टॉक अबाउट इंपोर्टेंट लैंग्वेजेस। सबसे पहले हमारी इंपोर्टेंट लैंग्वेज आती है फोर्ट्रन। फोर्ट्रन का मतलब है जो साइंटिफिक वर्क होता है उसमें यूज की जाती है, साइंटिफिक वर्क में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कोबोल, ये आपकी बैंकिंग में यूज की जाती है। उसके बाद है सी। सी लैंग्वेज आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर में यूज की जाती है, और C++ जो है ये OOP कॉन्सेप्ट में यूज की जाती है। ये आपके लैंग्वेजेस के कहाँ कहाँ यूज होती है वो बात है, लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना नहीं पूछी जाती है। सो इसके लिए डोंट वरी, अगर आपको लर्न नहीं हो रही है तो इतनी कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। लेट मी रब इट। ओके, उसके बाद ये जो जावा है, ये आपके एप्स जो बनते हैं उनमें यूज होती है। पाइथन AI के लिए होती है, जावास्क्रिप्ट जो है वो वेबसाइट्स के लिए यूज होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, कितने टाइप्स के नेटवर्क होते हैं इसके बारे में जानते हैं। ओके, तो देखो, पैन होता है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ये वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये सैन होता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क, और VPN होता है सिक्योर प्राइवेट नेटवर्क।
ये जो ऑर्डर मैंने लिखा है ना, ये है आपका स्मॉल टू बिग। इससे आपका जो क्वेश्चन बनता है वो असेंडिंग डिसेंडिंग पर ही बनेगा कि भाई ये बता दो इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल तो नहीं बट जो स्मॉल टू बिग जाता है ये असेंडिंग डिसेंडिंग ही बोलेगा वो, स्मॉल टू बिग। सबसे छोटा नेटवर्क आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, एक रूम, एक होम। लोकल एरिया नेटवर्क में आपका थोड़ा सा कवरेज बढ़ जाता है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन टाइप। देन वाइड एरिया नेटवर्क में आप एक काफ़ी अच्छे खासे एरिया को कवर कर रहे होते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क के बाद आता है मेट्रोपॉलिटन, इसमें आप एक सिटी को कंट्रोल कर रहे होते हो। इस टाइप से ये आपके स्मॉल टू बिग में डिवाइड हो रखे हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क। क्लियर है ये पॉइंट? यहाँ से क्वेश्चन यही बनता है जो मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन के कितने टाइप्स होते हैं? देखो 3 टाइप्स का कम्युनिकेशन होता है ओवरऑल। सबसे पहला आता है सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स क्या होता है? सिंप्लेक्स मीन्स एक डायरेक्शन से कम्युनिकेशन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल टीवी, आपके घर में टीवी चला के छोड़ दिया, टीवी में कुछ भी आप देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप डोरेमोन देख रहे हो, ठीक है, तो आप डोरेमोन कुछ भी बोल रहा है वो आप सिर्फ देख सकते हो ना, सिर्फ देख सकते हो, आप उनको रिप्लाई करोगे नहीं ना, सिर्फ कम्युनिकेशन उधर से हो रहा है, वन डायरेक्शन। तो सिंप्लेक्स होता है सिर्फ इधर से कम्युनिकेशन होना, इसको बोलेंगे हम सिंप्लेक्स। अब बात करते हैं हाफ डिप्लेक्स क्या होता है और फिर फुल डिप्लेक्स क्या होता है। फुल डिप्लेक्स सिंपल आपका, पहले फुल डिप्लेक्स समझो। फोन कॉल, आप फोन पे बात कर रहे हो, इधर से भी बोल सकते हो, इधर से बोल सकते हो, कम्युनिकेशन एकदम फुल होता है इसमें, है ना, दोनों की आराम से सुनी जा सकती है और मतलब इजीली है फुल डिप्लेक्स में। लेकिन हाफ डिप्लेक्स क्या है? जैसे वो वॉकी टॉकी होता है ना, डायरेक्शंस दोनों की है बट उनका टाइम सेम नहीं है, पहले ये बोलेगा फिर ये, पहले ये फिर ये, इस टाइप से होता है इसमें, होते हैं एग्जाम में। ये वो टॉपिक्स है जिनके क्वेश्चंस हर एग्जाम में आते हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, HCM हो, सीजीएल मेंस हो, कोई भी एग्जाम हो, आप सबको इनमें थोड़ी सी डिफिकल्टी होती होगी। इसलिए आज मैं आपको ये सब टॉपिक्स बहुत अच्छे से एकदम जीरो लेवल से समझाऊंगी। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। सो राइट, नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट मत करना, बस फोकस रखो और फील करो कॉन्सेप्ट्स को, सब समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं नेटवर्किंग। ये नेटवर्किंग का पार्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही बात हो जाए कि नेटवर्किंग होती क्या है। नेटवर्किंग आपका फ़ोन है, जैसे आपका फ़ोन वाईफाई से कनेक्ट होता है तो इंटरनेट शेयर होता है। अब क्लासरूम है, क्लासरूम में सब कंप्यूटर्स एक ही लैन से कनेक्ट होते हैं, एक ही लैन केबल से कनेक्ट होते हैं। दैट मीन्स जब दो या दो से ज़्यादा डिवाइस आपस में डाटा शेयर करें, क्या शेयर करें? डाटा शेयर करें, दो या दो से ज़्यादा डिवाइस, तो उसको बोलते हैं नेटवर्किंग। नेटवर्क, दो या दो से ज़्यादा डिवाइस का आपस में नेटवर्क बना लेना ही क्या होता है? नेटवर्किंग होता है। क्लियर है? चलिए अब इसको समझते हैं। OSI मॉडल क्या है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ से कि कौन सी लेयर है, कितनी लेयर है, आपसे 4th लेयर 5th लेयर ऐसे पूछी जा सकती है। तो OSI मॉडल एक 7 लेयर फ्रेमवर्क है जो एक्सप्लेन करता है कि डाटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक कैसे ट्रेवल करता है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो आप ये समझ लो, डाटा एक बिल्डिंग की 7 फ्लोर से होकर नीचे ग्राउंड फ्लोर तक जाता है। ये 7th फ्लोर है, ये एक बिल्डिंग है कंप्लीटली। जो आपका OSI मॉडल है इसको एक बिल्डिंग समझ लो, ये आपका ग्राउंड फ्लोर है एंड ये आपका 7th फ्लोर है, ठीक है। हर फ्लोर का एक अपना अलग काम होता है। अब हम वही समझेंगे कि इन लेयर्स का काम क्या होता है। वैसे इन लेयर्स का काम बहुत ही रेयर केस में पूछा जाता है, अगर एग्जामिनर को पेपर टफ साइड करना हो तो। बाकी इनका सिंपली क्या होता है भाई कि आपको ये दे देंगे, आपसे पूछा जाएगा कि OSI मॉडल की 3rd लेयर बता दो, 4th लेयर बता दो, असेंडिंग ऑर्डर में बता दो, डिसेंडिंग ऑर्डर में बता दो। ऐसे क्वेश्चंस पेपर में देखे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारी जो ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं, एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन में एक टर्म यूज होती है ऐप। ऐप सबको पता है क्या होता है? ऐप क्या होता है? जो भी आपका यूट्यूब हो गया, व्हाट्सअप हो गया, गूगल हो गया, ब्राउजर हो गया, कोई भी, है ना, ये सब क्या है? ऐप्स है। तो एप्लीकेशन लेयर होती है यूजर वाली लेयर, आपकी लेयर, यानी कि जिसमें हम सब ये ऐप्स को यूज करते हैं। यूजर इंटरेक्शन, हमारा जिसमें इंटरेक्शन होता है, हमें जो सर्विसेज दी जाती है वो होती है 7th लेयर, एप्लीकेशन लेयर। अपने आप को लास्ट में रखना है, यूजर आप हो, आपकी लेयर कौन सी? लास्ट वाली एप्लीकेशन लेयर, ऐसे आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए सेकेंड लेयर होती है हमारी प्रेजेंटेशन लेयर। कौन सी है? प्रेजेंटेशन।
मीन्स ये क्या करती है, डाटा को रीडेबल बनाती है, ये डाटा को इनक्राइप्ट डिक्राइप्ट करने का काम करती है। कंप्रेस्ड करना है डाटा, कंप्रेशन का काम भी इसी का होता है। जैसे कि इसका एग्जांपल होता है प्रेजेंटेशन फाइल का, जिप फाइल होती है ना, जिप फाइल, वो किस में आती है, वो प्रेजेंटेशन लेयर में ही आती है। नाउ फिफ्थ है सेशन लेयर। सेशन क्या करता है, ऑन ऑफ कनेक्शन हैंडल करती है ये, यानी कि डिवाइस के बीच में कनेक्शन स्टार्ट करना, मेंटेन करना, एंड करना, एस्टेब्लिश, मैनेज, टर्मिनेट, ये सब काम किसका होता है, सेशन लेयर का होता है। जैसे कि इसके एग्जांपल, हाँ जूम मीटिंग है, ठीक है, जूम कॉल कर रखी है आप लोगों ने, ठीक है, मैं आपसे जूम कॉल पे कनेक्टेड हूँ, लेकिन वो मान लो डिस्कनेक्ट हो जाए, तो मैं टेक्स्ट करूंगी कि भाई सेशन लेयर इशू हो गया था। हम मान लो जूम क्लास कर रहे हैं, जूम पे मीटिंग ली जा रही है, जूम पे क्लास हो रही है हमारी, और वो गलती से डिस्कनेक्ट हो गई, तो मैं क्या बोलूँगी, आप लोग बोलेंगे मैम क्या हुआ, क्लास अचानक से बंद हो गई, तो मैं ये बोलूँगी सेशन लेयर इशू हो गया। यानी कि जब डिवाइस का बीच में कनेक्शन कट हो जाता है, स्टार्ट, मेंटेन, एंड, ये सब काम कौन करता है, सेशन लेयर करती है। आई होप ये एग्जाम्पल्स आपको बहुत हेल्प कर रहे होंगे समझने में, और फील भी आ रही होगी कि कैसे क्या होता है। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की। ट्रांसपोर्ट क्या होता है, यातायात इधर से उधर। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो जैसे डिलीवरी बॉय। इसको कैसे याद रख सकते हो आप, डिलीवरी बॉय, यानी कि डाटा को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़कर सेफली डिलीवर करने का काम कौन करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर करती है। ये एक रिलायबल डिलीवरी करती है, एरर चेक करती है, जैसे कि टीसीपी हो गया। टीसीपी क्या होता है, ये आपका गारंटी के साथ डिलीवरी जो होती है, और यूडीपी होता है विदाउट गारंटी। जैसे कि लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग चला दी तो बंद भी हो सकती है ना, दैट्स वाई विदाउट गारंटी फास्ट डिलीवरी, यूडीपी। अब बात करते हैं नेटवर्क लेयर कौन सी होती है, डाटा को कौन से रूट से भेजना है, नेटवर्क यानी कि रूट, कौन से रूट से भेजना है ये कौन डिसाइड करेगा, ये हमारी नेटवर्क लेयर डिसाइड करेगी। एक लॉजिकल एड्रेस और रूटिंग, किसको किस एड्रेस से यानी कि किस रूट से भेजे, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल ये सब। गूगल मैप रूट है, गूगल मैप क्या करता है, रूट चूज करता है ना, वैसा ही काम नेटवर्क लेयर का है। इससे आई थिंक आपको फील आ गई होगी इसकी। अब बात करते हैं डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक यानी कि पैकेट्स को फ्रेमिंग कर देना, जो मैक एड्रेस यूज करता है उसको हम बोलते हैं डाटा लिंक लेयर, ठीक है। ये क्या करता है, एरर को डिटेक्ट करता है। सॉरी। नाउ फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर यानी कि जैसे आपके लैन केबल हो गए, वाईफाई सिग्नल्स हो गए, फाइबर ऑप्टिक्स हो गए, ये सब लेयर जहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ रॉ बिट्स, आपके केबल हब्स वगैरह है ना, जितनी भी चीजें हैं, वाईफाई सिग्नल्स है, वायर्स वगैरह, ये सब फिजिकल लेयर में आती है। सो ये था हमारा OSI मॉडल। आई थिंक इसमें अब कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ। OSI मॉडल में हमारी 7 लेयर्स होती है। इसको आप ऐसा समझ सकते हो कि ये एक बिल्डिंग है, ग्राउंड फ्लोर टू 7th फ्लोर तक जो जाती है, और इसमें जो आपको मेन चीज़ ध्यान रखनी है वो यही है कि असेंडिंग टू डिसेंडिंग, फिजिकल लेयर से P से स्टार्ट होते हैं एंड A पे खत्म होते हैं। ऐसे याद रख सकते हो कि A फर्स्ट अल्फाबेट है लेकिन A से स्टार्ट नहीं होती है, ऐसे आप याद रख सकते हो। बाकी इससे ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा, वो मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। इससे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस टाइप का नहीं, बस इसमें हल्का फुल्का जो मैंने आपको समझाया उसको याद रखना, और इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर याद रखना, तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। इसमें इतनी ज़्यादा दिक्कत आपको एज सच नहीं होने वाली है कि आपसे कुछ अलग ही पूछा जाएगा, पेपर में समझ में ही नहीं आने वाला है। सो उसकी आप टेंशन मत लेना। आई होप अब हम आगे बढ़ सकते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद इसमें बात करते हैं टोपोलॉजीज की। एक सेकंड में इसको इरेज कर देती हूँ। चलिए नीचे आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, टोपोलॉजी का मतलब होता है कि डिवाइस को कैसे जोड़ा गया है, यानी कि किस लेआउट से उसकी शेप कैसी बन रही है, शेप के बेस पे होता है ये। इनके जो नाम है ना टाइप्स के, बस, स्टार, रिंग, इनको देखोगे कि एग्जैक्ट ऐसी शेप बना रहे, इसीलिए इनका ऐसा नाम रखा गया है। सो
ओवरऑल टोपोलॉजी का मतलब यही है कि डिवाइस कैसे जोड़ा गया है, गोल गोल बना दिया, वो रिंग की शेप ले रहा है तो रिंग टोपोलॉजी हो गई, इस टाइप से इसको बनाया गया है। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा बस। बस टोपोलॉजी क्या होता है? जब सब डिवाइस एक सिंगल लाइन से कनेक्ट होते हैं, एक मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, है ना, यहाँ पे बना रही हूँ। जैसे ये एक लाइन थी, ये भी इससे कनेक्ट है, 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 तो एक बस बन गई ना। ये यहाँ पे ये क्या बन गई? एक बस बन गई। तो जिसमें सब डिवाइस, और लाइन कौन सी है? मेन लाइन सिर्फ ये है। आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ। ये एक लाइन है, बहुत ही चीप होता है। बट अगर ये सिंगल लाइन, अब एक लाइन से इतने लोग जुड़े हैं, अगर वो लाइन डैमेज हो गई तो पूरा नेटवर्क ब्रेकडाउन हो जाएगा। फील आ रही है? समझ पा रहे हो? दैट्स वाई ये जो बस टोपोलॉजी है ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि इसका जो सिंगल बैकबोन केबल है वही उसी से सारे नोड्स अटैच है। अगर वो सिंगल बैकबोन इसकी खराब हो गई, डैमेज हो गई, तो दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, स्टार टोपोलॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में पूछी गई है। इसमें क्या होता है? सब डिवाइस, एक सेंट्रल डिवाइस जिसको हम स्विच बोलते हैं, स्विच से कनेक्ट होते हैं। बहुत ही फास्ट होता है, बेस्ट है, और मतलब मॉडर्न है। घर का जैसे वाईफाई है, घर का जो आपका वाईफाई है, इसीलिए मैंने बोला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से फिल आ जाएगी। हर घर में आजकल वाईफाई है। तो वाईफाई क्या है? वो स्टार टोपोलॉजी है ना। वो एक सेंट्रल डिवाइस है, उससे ही सब डिवाइस आपके कनेक्ट हो रहे हैं। स्टार ऐसे बनता है, जैसे ये आपका सेंट्रल है, ये वाईफाई है, इससे आपका एक फोन कनेक्ट है, मम्मी का फोन कनेक्ट है, पापा का फोन कनेक्ट, ऐसे। ठीक है। सो ये एक सेंट्रल डिवाइस है, इसके बेस पे सारे कनेक्ट होते हैं। अब बात करते हैं रिंग। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है? डिवाइस रिंग में कनेक्ट हो जाता है, यानी कि एक डिवाइस फेल हो जाए तो पूरा रिंग रुक जाता है। रिंग में ऐसे है कि भाई ये इससे कनेक्ट है, इसका नेटवर्क इसमें गया, फिर इसका इसमें गया, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, ऐसे रिंग बना लेता है। क्लियर है? नाउ मैश। हर डिवाइस से कनेक्ट है, सबसे ज़्यादा सिक्योर है। इसमें अगर डैमेज भी हो रहा है तो इससे इफेक्ट नहीं होने वाला है, तो मैश अच्छा है। और लेकिन अच्छा है तो ऑब्वियसली महंगा भी होगा। तो थोड़ा सा मैश टोपोलॉजी है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। इसमें हर डिवाइस एक दूसरी डिवाइस से कनेक्ट होता है। ये कुछ ऐसा बना लेता है कि जैसे ये मान लो इतने सारे सिग्नल्स है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे आपस में हर डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट है। अब बताओ इसमें 2 डिवाइस भी डैमेज हो गए तो भी कहाँ नुकसान है? दैट्स वाई थोड़ा सा महंगा है बट अच्छा है। अब बात करते हैं ट्री की। ट्री में क्या है? इसमें ना हायरार्कियल होता है, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार और बस। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बस और स्टार का कॉम्बिनेशन है। जैसे कि ये एक मेन सिग्नल था, इससे इसने लिया, इससे इसने लिया, फिर इसने इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, तो यहाँ पे बस भी बनती जा रही है। और आपका जो स्टार था कि ऑल डिवाइस कनेक्टेड टू द सेंट्रल हब, ये एक सेंट्रल भी बन रहा है, फिर इसकी ब्रांचेस भी निकल रही है, तो जिससे ये एक ट्री की फॉर्मेशन ले लेता है। क्लियर है? अब आगे बात करते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड होता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा टोपोलॉजीज का मिक्सचर होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर टोपोलॉजीज। पॉइंट टू पॉइंट में क्या होता है? सिर्फ 2 डिवाइस डायरेक्ट कनेक्ट है। जैसे जैसे क्या बताऊं, मोबाइल का हॉटस्पॉट बोलते हैं ना, हॉटस्पॉट ऑन करना, मैंने लैपटॉप में कनेक्ट कर लिया, लो ये क्या है? पॉइंट टू पॉइंट। अब कोई थर्ड पर्सन के लिए तो नहीं है ना, ये सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि यहाँ का सिग्नल यहाँ बस। तो ये होता है हमारा पॉइंट टू पॉइंट। क्लियर हो गया होगा? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, एग्जाम में जाने से पहले भी देख जाना, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। एंड ये मैं इंपॉर्टेंट इसीलिए नहीं कह रही हूँ कि आप लोग, क्योंकि इसको छोड़ देते हो, इनपुट आउटपुट एंड ये जो कंप्यूटर के फंडामेंटल्स है, जब भी शुरू करते हो कंप्यूटर पढ़ना हमेशा वही पढ़ के रहने देते हो, आगे क्या सोचते हो कितना कौन पढ़ेगा। बट ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको करे बिना मत जाना एग्जाम में। अब बात कर लेते हैं नेटवर्किंग डिवाइस की। नेटवर्किंग डिवाइस अनदर इंपॉर्टेंट, डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। देखो कैसे कैसे, इसके बहुत सारे ऑप्शंस है। सबसे पहले राउटर क्या होता है? राउटर आप लोगों ने सुना होगा, घर के वाईफाई का एक राउटर होता है, पता होगा आपको। वो क्या करता है? जो भी डिफरेंट नेटवर्क होता है उसको कनेक्ट करता है, किसकी हेल्प से? आईपी एड्रेस का यूज करके। अब बात करते हैं स्विच क्या होता है? सेम नेटवर्क का डिवाइस, सेम नेटवर्क के डिवाइस को कनेक्ट करना। कनेक्ट डिवाइस विद लैन
यूजेस मैक एड्रेस। किसका यूज करता है ये? मैक एड्रेस का यूज करके सेम नेटवर्क के डिवाइस को कनेक्ट कौन करेगा? स्विच करेगा। इनके डिफरेंसेस ध्यान रखना। हब होता है आपका एक, हब में ना सिक्योरिटी वीक होती है। जैसे ओल्ड डिवाइस होता है ना, डाटा को ब्रॉडकास्ट करने का काम करता है, सबको भेजता है, कनेक्ट करता है डिवाइस को, बहुत सारे ब्रॉडकास्ट करता है सबके लिए। लेकिन इसमें जो सिक्योरिटी पर्पस है वो आपका वीक है, सिक्योरिटी वीक है, ठीक है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं ब्रिज क्या होता है। ब्रिज पुल होता है जो दो पार्ट में डिवाइड करता है, तो सेम ब्रिज का काम है, ये लैन को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। अब आता है गेटवे। गेटवे क्या होता है? कनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, यानी कि डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को कनेक्ट करता है। ये जो आपका ये अभी हमने राउटर पढ़ा था ना, राउटर का एडवांस वर्जन आपका गेटवे हो जाता है, एडवांस वर्जन। ये सब रियल लाइफ चीजें हैं, अगर आप इनको फील करोगे, आप लोगों ने देखा होगा अपने हर घर में आजकल वाईफाई है, इसकी हेल्प से आप ये राउटर, स्विच, हब सब कुछ समझ सकते हो। अब बात करते हैं मॉडेम। इंटरनेट को डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? मॉडेम करता है। और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। जैसे कि मोबाइल हॉटस्पॉट है, अब ये मोबाइल हॉटस्पॉट क्या है? मॉडेम भी है और एक राउटर भी है, ध्यान रखना। अब आता है एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट लाइक वाईफाई, वायरलेस नेटवर्क बनाता है। एक्सेस नेटवर्क का एक्सेस इजी करने के लिए बिना वायर की नीड के कनेक्ट्स वायरलेस डिवाइस टू द वायरलेस लैन, ठीक है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है रिपीटर। रिपीटर क्या करता है? रिपीट, उस चीज को रिपीट करके एम्पलीफाई करेगा, एम्पलीफाइज या फिर एक्सटेंड्स नेटवर्क सिग्नल्स। अब भाई यहां तक सिग्नल जा रहा था, ठीक है, मैंने रिपीटर लगा दिया, रिपीटर लगा के जो स्ट्रेंथ मेरी यहां थी ना, मैंने यहां तक पहुंचा दी, वही सेम स्ट्रेंथ। इससे क्या होगा? जो नेटवर्क के सिग्नल्स है वो एक्सटेंड हो जाएंगे, ध्यान रखना, ओके। अब बात करते हैं फायरवॉल क्या होता है। फायरवॉल यानी कि नेटवर्क की सिक्योरिटी, एक वॉल है, वॉल एक सिक्योरिटी का सिंबल है। तो फायरवॉल यानी कि नेटवर्क की सिक्योरिटी, इसमें ये किससे प्रोटेक्शन देगा आपको? वायरस हो गया, हैकर्स हो गए, वायरस, हैकर्स, इन सब से आपको जो प्रोटेक्ट करेगा वो कौन करेगा? फायरवॉल करेगा। ये भी आपका नेटवर्किंग डिवाइस होता है। आई होप आपकी समझ में आया होगा। तो हमारे नेटवर्किंग डिवाइस कौन कौन से होते हैं? राउटर, स्विच, हब, ब्रिज, गेटवे, मॉडेम, एक्सेस पॉइंट, रिपीटर एंड फायरवॉल। गॉट इट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक वो भी तो कराना था ना, जीमेल करेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, 1 से 2। अभी जेएससी के जो एग्जाम्स हुए थे उनमें भी कंप्यूटर था, तो जीमेल के क्वेश्चन भले अब की बार मॉडरेट लेवल का कंप्यूटर देखने को मिला था, लेकिन जीमेल के बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे, लाइक जो पढ़ के गया है वो करके आएगा, ठीक है। सो ईमेल क्या होता है? जीमेल, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मैसेज जो इंटरनेट के हेल्प से आप लोग सेंड करते हो। काम क्या करता है? क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करता है, वर्क्स ऑन क्लाइंट सर्वर मॉडल, यानी कि इसमें आप मेल भेज रहे हो, सेंडिंग के लिए जो यूज किया जाता है प्रोटोकॉल वो होता है SMTP, सेंडिंग मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और जो रिसीविंग के लिए यूज किया जाता है वो है POP3 और IMAP, ये रिसीविंग के लिए है, और ये SMTP क्या है? सेंडिंग के लिए। ये दो प्रोटोकॉल्स जीमेल में यूज किए जाते हैं। एंड इट रिक्वायर्स अ यूनिक ईमेल एड्रेस। सबको पता है जीमेल कैसे लिखी जाती है, इसके ही बेस पे 3 से 4 क्वेश्चंस तैयार हो जाते हैं आपके। कैसे? कि भाई जीमेल का स्ट्रक्चर ये है, उसमें आप ऐसे @ नहीं लगाओगे, ये ऑप्शन गलत है, ऐसे कुछ भी बना देते हैं वो क्वेश्चन को कि आप इसमें ये यूज नहीं कर सकते, कैपिटल नहीं लिख सकते, स्मॉल नहीं लिख सकते। तो आपको एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, सबको अपनी जीमेल आईडी पता होगी, तो उस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, वहां से ही क्वेश्चन बनते हैं कि @ क्यों लगाते हैं, उसके बाद में डॉट आता है या नहीं आता है, डॉट की जगह कोमा दे देगा किसी ऑप्शन में, तो इसका ध्यान रखना। अब बात करते हैं एक ईमेल का स्ट्रक्चर क्या होता है। आपने अगर किसी के पास कभी कोई मेल भेजी है, ठीक है, तो आपको ये इतने सारे ऑप्शंस देखने को मिले होंगे। टू का मतलब होता है मेन रिसीवर, ठीक है, जिसके पास आप ये भेज रहे हो। CC होता है कार्बन कॉपी, कि आप सबको दिखाना चाहते हो कि आपने मेल भेजा। ब्लाइंड कार्बन कॉपी BCC होता है कि आप नहीं दिखाना चाहते हो। सब्जेक्ट में आप सब्जेक्ट मेंशन करोगे, जो भी जिस चीज़ के रिगार्डिंग आप मेल भेज रहे हो, बॉडी में वो कंटेंट लिखोगे, यहाँ टाइटल, यहाँ कंटेंट। उसके बाद आपको कोई फाइल, डॉक्यूमेंट कुछ अटैच करना है तो आप अटैचमेंट्स पे जाके कर सकते हो।
सिग्नेचर सेंडर्स कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एट द एंड। गॉट इट? तो ये होता है एक मेल का प्रॉपर स्ट्रक्चर। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस क्या है ईमेल के? बहुत आसान है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते, बस जितना बताया वहीं से बनते हैं। इसमें यही है कि भाई सेंडिंग SMTP के थ्रू होता है, रिसीविंग इसके थ्रू होता है, एंड इनबॉक्स में क्या होता है, आपके मैसेज स्टोर होते हैं। अगर आपने एक बार अच्छे से अपना मेल बॉक्स चेक कर लिया कि कहाँ क्या होता है, तो वहीं से क्वेश्चन बन जाएंगे कि भाई आउटबॉक्स में कौन से मैसेज होते हैं, ड्राफ्ट्स में क्या रखा जाता है। मान लो आपने कोई मैसेज अनसेंड छोड़ दिया तो वो कहाँ रखा जाएगा? ड्राफ्ट्स में। स्पैम में कौन से मैसेज जाते हैं, जंक में कौन से मैसेज जाते हैं, डिलीटेड, आर्चिव, अटैचमेंट, सिग्नेचर, सर्च, ये सब कुछ बहुत ईजी है। सबसे कंप्यूटर का ईजीएस्ट टॉपिक है जीमेल, और इसी के बेस पे आपके क्वेश्चंस भी बनते हैं। दैट्स वाई दिस इज हाई आइडिंग टॉपिक्स। चलिए अब हमारा एक टॉपिक रहता है मालवेयर एंड इट्स टाइप, साइबर सिक्योरिटी का। ओके, हर वो सॉफ्टवेयर जो हार्म करता है उसको बोलते हैं मालवेयर, यानी कि माल। अब ध्यान से देना, इस कीवर्ड को समझो। मालवेयर में क्या होता है? इसका मतलब है मेलिशियस, जो हार्मफुल होते हैं, मेलिशियस प्लस में सॉफ्टवेयर। अब इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं? वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, एडवेयर, रूटकिट, की लॉकर, बॉटनेट। आगे भी है, चलो देखते हैं। अब सबसे पहले आई होप मालवेयर क्या होता है पता चल गया होगा। जो भी डैमेज करते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम में, उसको हम मालवेयर बोलते हैं। सबसे पहला आता है हमारा वायरस। वायरस क्या करता है? आपकी फाइल को इन्फेक्ट कर देता है। जैसे कि आपने इसमें कुछ भी फाइल प्रोग्राम, मतलब होस्ट प्रोग्राम की नीड होती है, इसमें ये फाइल को करप्ट कर देगा। जैसे कि उसमें आई लव यू लिख दिया, इस टाइप से। यानी कि वायरस आ जाएगा तो क्या करेगा? जैसे आप गेम डाउनलोड करते हो, उस टाइम पे काफ़ी इन्फेक्टेड फाइल्स आ जाती है ना? तो फाइल को करप्ट करने का या फिर इन्फेक्ट करने का काम कौन करता है? वायरस करता है। अब आ जाओ वॉर्म। वॉर्म क्या होता है? वॉर्म एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, यानी कि बिना फाइल के फैलता रहता है। ठीक है, बिना फाइल के फैलता है। नेटवर्क में स्पीड स्लो हो जाती है, आपका जो फोन है वो स्लो वर्क करने लग जाएगा, स्पीड स्लो हो जाएगी वॉर्म की वजह से। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा वर्ड? ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग। आपसे ये पूछा जाएगा कौन सा मालवेयर ऐसा है जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। ठीक है, अब आता है ट्रोजन हॉर्स पे। ट्रोजन हॉर्स क्या करता है? जो भी, मतलब ये ना एक तरीके से दिखावा, अच्छा बनने का नाटक करता है। गुड सॉफ्टवेयर बन सकता है लेकिन अंदर से हार्मफुल होता है। अंदर से क्या होता है? हार्मफुल। मतलब आपको बहुत प्लेजिंग लगेगा, आपको हेल्पफुल, यूजफुल लगेगा, बट सीक्रेटली ये आपके सिस्टम को, आपकी फाइल्स को डैमेज कर देगा। हिडन बैकडोर्स, ये डाटा चुरा लेता है, जैसे कि जीएस ट्रोजन एग्जाम्पल भी दे रखा है। अब आ जाओ, नेक्स्ट है रैंसमवेयर। यानी कि रैंसमवेयर क्या करता है? फाइल्स को लॉक कर देता है और फिर पैसे मांगता है उसको अनलॉक करने के लिए। रैंसम, ठीक है, क्या करता है? ये फाइल्स को लॉक कर देता है और पैसे मांगता है अनलॉक करने के लिए। जैसे एक है वोनाक्राई अटैक है, इसका एग्जांपल ये रहा, ये। ठीक है, अब आ जाओ स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या करता है? चुपचाप से मॉनिटर करेगा आपकी एक्टिविटी, फोन में देखता रहेगा, वो आपके पासवर्ड चुरा लेगा। फोन में क्या पासवर्ड डाला है इसने, इसकी हिस्ट्री क्या है, सब कुछ, हमारी जो भी यूजर एक्टिविटी होती है मोबाइल में, लैपटॉप में, स्पाई यानी कि चुपचाप से उसको देखता रहता है, नोटिस करता है, इससे वो डाटा स्टील कर लेता है। नेक्स्ट है एडवेयर। एडवेयर में नाम में ही एड आ रखा है। एड का मतलब क्या होता है? एड का मीन्स एडवर्टीजमेंट, जो अनवांटेड एड्स शो करता है, फिर आप उस पर क्लिक करते हो, जब डिस्प्ले पे अनवांटेड एड्स आते हैं और आप उसको क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली वो मालवेयर आपके सॉफ्टवेयर में आ जाता है, जैसे कि फायरवॉल। नेक्स्ट है रूटकिट। रूटकिट क्या करता है? सिस्टम में हिडन एंट्री क्रिएट कर देता है, हिडन एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस। इसको हटाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ये सिक्योरिटी टूल्स को ही गायब कर देता है आपके फोन से। नेक्स्ट है की लॉकर। की, नाम में ये क्या है? की। तो ये क्या करता है? आपकी आईडी हो गई, जो जो आप की प्रेस करोगे ना, ये आपका लैपटॉप है, इसमें आप क्या क्या की प्रेस कर रहे हो ये सब स्टील कर लेता है ये डाटा। ठीक है, इसने क्या आईडी भरी, क्या पासवर्ड भरा, सब कुछ। नेक्स्ट है बॉटनेट। बॉटनेट क्या होता है? इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स की एक आर्मी, हैकर रिमोट से कंट्रोल कर रहा होता है बॉटनेट में। हैकर के पास रिमोट होता है और वो फिर आपके इसको कंट्रोल कर रहा होता है, डिवाइस को।
चलिए आगे देखते हैं। एक है लॉजिक बॉम्ब, इसमें स्पेसिफिक टाइम स्पेसिफिक डेट पर ये एक्टिवेट होता है, ठीक है, किसी स्पेसिफिक इवेंट के लिए किया जाता है, जैसे टाइम बॉम्ब होता है ना, वैसे ही लॉजिक बॉम्ब। क्लियर है? Now let's talk about computer abbreviations and shortcut keys, another important points. बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और यहाँ पे मैंने एब्रीवेशंस वही ली है जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो PYQs में आई हुई है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, अगर इसके पीछे S लगा हुआ दिख जाए, जो कि वेबसाइट्स में आपको दिखता भी होगा, उसका मतलब होता है सिक्योर। URL मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, एंड TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, LAN WAN VPN, ये सब हम देख चुके हैं ऑलरेडी। DNS हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम, WWW हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, POP3 हो जाएगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये तीनों जीमेल से रिलेटेड है। अभी हमने जीमेल पढ़ा था, वहाँ मैंने मेंशन किया था कि जो सिंपल मेल होता है वो सेंडिंग के लिए और बाकी रिसीविंग के लिए। BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। OS ऑपरेटिंग सिस्टम, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, CU कमांड लाइन इंटरफेस, USB यूनिवर्सल सीरियल बस, DVD SSD HDD AIML। इतनी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ प्रीवियस ईयर ही रखी है, सो आराम से कर लोगे इसको। ऐसे ही अब हम शॉर्टकट कीज़ की तरफ बढ़ते हैं। शॉर्टकट कीज़ भी मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर से उठाई है, CGL मेंस के, DP के, HCM के और DSSP JSA के, ये सब यहाँ पे कंक्लूड किए। तो सबसे पहले देखो, Alt+Tab स्विच बिटवीन ऐप्स के बीच में अगर आपको स्विच करना है, लाइक दो ऐप्स आप एक साथ चला रहे हो तो टैब दबाओगे तो दूसरा ऐप ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। Alt+F4 आपको करंट विंडो बंद करनी है, उसके लिए। Window+D होता है डेस्कटॉप को शो करने के लिए। Window+E होता है फाइल एक्सप्लोरर को खोलने के लिए। Window+R होता है रन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। Window+L होता है कंप्यूटर को लॉक करने के लिए। Window+M होता है जितनी भी विंडोज़ हैं उनको मिनिमाइज करने के लिए। एंड Window+Shift+M होता है मिनिमाइज विंडो को रिस्टोर करने के लिए। एंड Win+Tab होता है टास्क व्यू के लिए। Shift+Delete होता है परमानेंट डिलीट करने के लिए कोई भी फाइल। Control+Shift+N होता है न्यू फोल्डर के लिए। F2 होता है रीनेम करने के लिए फाइल या फोल्डर। तो अब हम शुरू करते हैं फंक्शन कीज F1 से लेके F12 तक। सबसे पहले F1 होता है हेल्प ओपन करने के लिए। F2 होता है सिलेक्टेड फाइल और फोल्डर को रीनेम करने के लिए। F3 होता है अगर आपको कुछ भी सर्च करना, सर्च ओपन करने के लिए। F4 किसी भी विंडो को क्लोज करने के लिए। F5 होता है रिफ्रेश के लिए। F6 होता है कर्सर को एड्रेस बार पे मूव करने के लिए। F7 सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आया है, स्पेल एंड ग्रामर चेक के लिए। F12 होता है डायलॉग बॉक्स को सेव करने के लिए। अब हम बात करते हैं कुछ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बेसिक शॉर्टकट कीज जो आप यूज भी करते हो। सबसे पहले है Ctrl+C कॉपी के लिए, Ctrl+X कट के लिए, Ctrl+V पेस्ट के लिए, Ctrl+Z अंडू के लिए, Ctrl+Y रीडो के लिए, Ctrl+A सब कुछ सेलेक्ट करने के लिए, Ctrl+S सेव के लिए, Ctrl+P प्रिंट के लिए, Ctrl+F फाइंड के लिए एंड Ctrl+H हो जाएगा फाइंड एंड रिप्लेस के लिए, Ctrl+N न्यू फाइल के लिए, Ctrl+O ओपन के लिए। बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन की भी मेंशन है इसमें। सो ये थी कुछ बेसिक शॉर्टकट कीज एंड एब्रीवेशंस जो मोस्ट रिपीटेड है। इसमें से कोई भी ऐसा मत करना कि इसको स्किप कर दे, तो ये सारी आपको आनी ही चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट बट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम 3 चीज़ें पढ़ते हैं, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। दिल्ली पुलिस हो, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल हो, CGL मेंस हो, DSSP JSA हो, हर एग्ज़ाम में इन टॉपिक से डायरेक्ट मार्क्स आते हैं। ये लगा लो बहुत ज़्यादा हाई वेटेज है इनका, और बच्चे स्किप करके आते हैं इसके क्वेश्चंस को, बिकॉज उनको लगता है कि इसके लिए तो प्रैक्टिकल नॉलेज ही होनी चाहिए तभी मार्क्स आएंगे, जबकि ऐसी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आप ढंग से पढ़ लेते हो, सुन लेते हो तो हो जाएगा। और मैं इसी को आज ऐसे समझाऊंगी कि एक बार सुन लोगे ना लाइफ टाइम याद रहेगा, ठीक है। तो अब क्लास पे ध्यान दो, ध्यान से सुनो, ये एक गोल्ड कंटेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं MS वर्ड से।
एमएस वर्ड जैसे आप रिज्यूम बनाते हो, लेटर लिखते हो, एप्लीकेशन लिखते हो, नोट्स बनाते हो, ये सब कहाँ होता है? ये सब कुछ एमएस वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है। तो इस चीज़ से आप लेटर वगैरह बनाते हो, यहाँ से आप एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हो कि वर्ड में आपने क्या काम किया, टाइपिंग। एक सेकेंड। एमएस वर्ड में क्या हो रहा है? टाइपिंग हो रही है, ठीक है, ओके। और क्या हो रहा है? एक फॉर्मेटिंग कर सकते हो आप। कोई भी डॉक्यूमेंट है वो दिखने में एकदम क्लीन, प्रोफेशनल, प्रिंट रेडी जो चाहिए होता है ना हमें, वो कहाँ से मिलता है? उसके लिए हम एमएस वर्ड का ही यूज करते हैं। इसके टोटल 7 एलिमेंट्स है जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, TRRS S3 का मतलब है SSZ। टी से टाइटल बार, आर से रिबन हो जाएगा, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो बता रही हूँ मैं इसमें से। फिर आर से हो जाएगा रोलर, और फिर स्टेटस बार, स्क्रॉल बार और साइड व्यू बटन्स। ये जो व्यू बटन्स है इसके आगे साइड लगा लो, साइड व्यू बटन्स और जूम कंट्रोल। TRRSSZ, इससे आप याद रख सकते हो। अब बात करते हैं कि ये होते क्या क्या है। सबसे पहले इसके जो एलिमेंट्स है, एमएस जो वर्ड के टैब्स है उसमें क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है आपका होम टैब। होम टैब क्या होता है? जैसे होम का मतलब है घर, हाउस, यानी कि बेसिक चीजें होगी यहाँ पे। तो जितनी भी बेसिक चीजें होती है वो सब कुछ कहाँ होगी? होम टैब में। ये बोल सकते हो एडिटिंग का हेडक्वार्टर है, एडिटिंग का हाउस है होम टैब। तो एडिटिंग रिलेटेड जितनी भी चीजें हो गई इसमें आते हैं आपके फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज, ठीक है, और ये बोल्ड, इटैलिक, ये सब, पैराग्राफ अलाइनमेंट करना, बुलेट्स, नंबरिंग, है ना, कट कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट, ये सब, ये बेसिक एडिटिंग है। तो बेसिक एडिटिंग मीन्स होम टैब, बेसिक एडिटिंग का घर। समझ में आया? क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं इंसर्ट टैब में। अब यहाँ पे जब भी आपको कोई चीज़ एक्स्ट्रा एडिट करना, एक्स्ट्रा मीन्स कुछ इंसर्ट करना हो, जैसे एक ये डिस्प्ले है, इसमें आपके जो इंटरनल स्टोरेज है वहाँ से पिक्चर लेके आनी है, ऑनलाइन सर्च करके पिक्चर लेके आने, तो वो बाहर से वो चीज़ आ रही है ना, तो वो इंसर्ट में होती है। और आपको एक कमांड भी दी जाती है कंप्यूटर फॉर्मेटिंग में जो HCM में होता है लास्ट स्टेज, कि इंसर्ट अ टेबल। तो नाम में ही देखो उन्होंने ये नहीं बोला कि प्रिपेयर अ टेबल, क्रिएट अ टेबल, इस टाइप से, इंसर्ट अ टेबल। तो ये ठीक ठीक के बता रहे कि इंसर्ट टैब में जाओ, वहां पे टेबल का ऑप्शन होगा। शेप्स, इंसर्ट अ शेप, इंसर्ट अ हेडर, इंसर्ट अ फ्यूटर। हेडर फ्यूटर क्या होता है? जैसे ये यहाँ पे एक जो टाइटल लिखा होता है उसको हेडर बोलते हैं, और नीचे जैसे ये है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बाय सपना मैम, तो ये फुटर है, ठीक है, लास्ट में लिखा हुआ है। क्लियर है? सो इंसर्ट टैब में क्या क्या आता है? पिक्चर्स, टेबल, शेप्स, हेडर, फुटर। इंसर्ट मीन्स कुछ ऐड करना, इतना समझ लो। अब बात करते हैं डिजाइन टैब की। ये चीजें बहुत ध्यान से समझ लेना, बिकॉज आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछा जाएगा कि कट कॉपी पेस्ट, ये तो मैंने बहुत बेसिक दे दिया। जैसे फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट साइज है, ये किस में मिलेगा, किस टैब में मिलेगा? तो आपको पता होना चाहिए होम टैब में। कभी इंसर्ट टैब मार के आओ। तो इसीलिए इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं डिजाइन टैब की। डिजाइन टैब में आता है आपके डिजाइन, यानी कि ये जो पीपीटी है इसकी थीम कैसी है, इसका कलर व्हाइट है, इसके पेज का बैकग्राउंड कैसा है। तो जो पेज से रिलेटेड यानी कि डिजाइन से ही रिलेटेड, पेज का बैकग्राउंड कैसा है, कलर कैसा है, थीम कैसी है, ये सब होता है आपका डिजाइन टैब में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लेआउट टैब। लेआउट में क्या होता है? पेज का लेआउट। लेआउट होता है एक बाउंड्री, डॉक्यूमेंट की सेटिंग कंट्रोल होती है लेआउट टैब में, कि मार्जिन कितने का रखना है, पेज सेटअप कितने का होना चाहिए, ओरिएंटेशन कैसा रखें, लैंडस्केप रखें, पोर्ट्रेट रखें। क्लियर है? सो लेआउट मीन्स पेपर की फिजिकल सेटिंग। क्लियर है? रेफरेंस टैब, इसमें हम रिसर्च वाले, जो रिसर्च वाला एरिया होता है वो आता है। लाइक हो गया आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स, हो गया फुट नोट्स, हो गया, ये सब इसमें रिसर्च का काम है, ये रेफरेंसेस होते हैं। नाउ मेलिंग टैब में आपके मेल्स से रिलेटेड होता है। रिव्यू टैब जो होता है, रिव्यू करना, स्पेल चेक करना, स्पेलिंग चेक जो होते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि स्पेल चेक। एक होता है कमेंट्स, कमेंट्स, स्पेल चेक, और एक होता है ट्रैक चेंजेस। ये किस में इंक्लूड होते हैं? रिव्यू टैब में।
अच्छा, फिर व्यू टैब में क्या होता है? व्यू टैब में होता है व्यू, यानी कि देखने के लिए। तो देखने के लिए आपको किस चीज़ की नीड होगी? ज़ूम की, ज़ूम लेवल, रूलर की, रूलर क्या करता है? इधर से उधर, एंड प्रिंट लेआउट की, और एक होता है रीड मोड, कि आपको पढ़ना है तो व्यू टैब में जाके आप रीड मोड पे क्लिक करके पढ़ सकते हो। सो ये थे एमएस वर्ड के कुछ बेसिक से टैब्स। आई होप अब इसमें आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। वीडियो को चाहे 2 बार देखो, पर इनको ज़रूर क्लियर कर लेना, ठीक है? चलिए, अब एमएस वर्ड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं इनकी जो शॉर्टकट कीज़ है ना, वो जो मैंने कराई वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही करके चले जाएं। टॉक अबाउट एक्सेल। एक्सेल होता क्या है? एक्सेल होता है जो डाटाबेस स्टोर करने का काम करता है ये, उसको कैलकुलेट करता है, सॉर्ट फिल्टर करता है, ऑटोमेटिक टोटल्स बना देता है। लाइक आपको ये जो यूज़ होता है बेसिकली कैलकुलेशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे आपको कुछ ऐड करना है, ठीक है, सैलरीज वगैरह ऐड करनी, इतने सारे एम्प्लॉयज़ के, कुछ भी है, डाटा चाहिए, तो वो डाटा के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है एक्सेल शीट। उसमें आप ऑटो सम कर देते हो, तो आपको मैनुअली कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है, तो ये सब इसके बेनिफिट होते हैं। अब सबसे पहले एक्सेल का बेसिक स्ट्रक्चर ध्यान रखना, WRC। WRC, W मीन्स वर्कबुक। W मीन्स क्या होता है? एक कंप्लीट वर्क बुक, यानी कि पूरा फाइल जैसा होता है। जैसे वर्ड के लिए हम यूज करते हैं ना डॉट, डॉक एक्स, ये होता है वर्ड में, तो जो वर्कबुक होता है वो होता है एक्सेल में। इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ये भी पूछा जा सकता है कि वर्कबुक होता है कौन से एमएस ऑफिस में है, तो ये एक्सेल में होता है। एंड अच्छा, वर्कबुक तो होता है पूरी फाइल, फिर वर्कशीट क्या होता है? नाम में ही है ना, बुक मतलब बुक, एक बुक का एक पेज होगा, वो बुक की शीट होगी, यानी कि वर्क बुक के अंदर जो एक पेज होता है उसके अंदर का जो इंडिविजुअल शीट होता है उसको हम वर्कशीट बोलते हैं। अब बात करते हैं रोज एंड कॉलम्स। 100% एग्जाम ओरिएंटेड चीजें। रोज जो होती है आपकी वो हॉरिजॉन्टल होती है, हॉरिजॉन्टल, और जो कॉलम्स होते हैं वो आपके वर्टिकल होते हैं, ध्यान रहेगा। ये पता भी होगा, ये आपकी रोज होती हैं एंड ये आपके कॉलम्स होते हैं, क्लियर है? सो इस बेस पे हम एक एक्टिव सेल, एक्टिव सेल क्या होता है? जैसे एक्सेल कुछ ऐसा होता है जिसमें आपके बहुत सारे सेल्स होते हैं, यही लगा लो, ठीक है, ये एक्सेल है। तो मान लो मैं इस करंट सेल में काम कर रही हूँ, तो ये मेरी एक्टिव सेल हो जाएगी। इसके अलावा एक सेल का जो नंबरिंग है वो कैसे होती है? जैसे हम सबसे पहले रो का नंबर लिखते हैं। एक एक्सेल में किसी भी सेल की नंबरिंग होती है रो नंबर प्लस में कॉलम का लेटर, कॉलम का लेटर, ध्यान रखना। जैसे कि रो है, ये ए रो है, फिर ये बी है, फिर ये सी है, और नंबर 1 2 3। तो अगर मैं इसमें काम कर रही हूँ और मुझे पूछना है कि एक्टिव सेल कौन सी मेरी, तो ये है A1। अब मैं यहाँ काम कर रही हूँ, ये कौन सी है? A2। अब मैं यहाँ काम कर रही हूँ, ये कौन सी है? B2। अब मैं यहाँ काम कर रही हूँ, कौन सी? C3। ये एक तरीका होता है रोज और कॉलम्स को सेल नंबर में लिखने का, क्लियर है? अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज फॉर्मूला बार और नेम बॉक्स। ये क्या होते हैं? फॉर्मूला बार जहाँ पे आप फॉर्मूला लिखते हो, फॉर्मूलाज हम आगे डिस्कस करेंगे। नेम बॉक्स क्या होता है? नेम बॉक्स एक्टिव सेल का एड्रेस बताता है। जैसे ये मैंने भी आपको एक्टिव सेल रेफरेंस बताया ना, ये एक्टिव सेल, इसका जो एड्रेस होगा वो कौन बताएगा? नेम बॉक्स बताएगा, क्लियर है? चलो, अब हम बात कर लेते हैं फॉर्मूला पे। पहले टैब्स की कर लेते हैं क्योंकि इसमें टैब्स मेंशन है। चलिए, एक्सेल में सबसे पहले होता है होम टैब। होम टैब में आपको जितनी भी फॉर्मेटिंग करनी है, अलाइनमेंट करना है, ध्यान से ये चीज़ें ध्यान रखना, अलाइनमेंट करना है, बॉर्डर्स करने हैं, तो ये सब होगा होम टैब में। इंसर्ट में वही है, इंसर्ट यानी कि कुछ ऐड करना। क्या ऐड कर सकते हो आप? टेबल ऐड कर सकते हो, पिक्चर्स ऐड कर सकते हो, चार्ट्स ऐड कर सकते हो, तो ये सब किस में आता है? इंसर्ट में आता है। पेज लेआउट सेम है जैसा मैंने वर्ड में बताया था कि पेज का एक लेआउट, यानी कि इसका ओरिएंटेशन और मार्जिन। फॉर्मूला बार में वही फॉर्मूलाज आते हैं, लॉजिकल डेट, टाइम, ये सब आता है, ठीक है।
नाउ डाटा टैब क्या होता है? डाटा टैब इसमें आपके सॉर्ट होता है कि आपको किस ऑर्डर में लिखना है, 1 2 3, लार्ज टू स्मॉल, स्मॉल टू लार्ज, असेंडिंग डिसेंडिंग, ये सब सॉर्ट एंड फिल्टर। रिमूव डुप्लीकेट्स का भी ऑप्शन होता है डाटा टैब में। एंड रिव्यू टैब, रिव्यूज, अब जैसे मैं बोलूँ कि इस वीडियो के रिव्यूज जरूर देना, तो वो रिव्यूज क्या है? कमेंट्स, ठीक है, क्लियर है। व्यू टैब वही जो आपके रीड ओनली फॉर्मेट के लिए नेसेसरी होता है। अब आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ सेकेंड। नाउ लेट्स कम टू द पावर पॉइंट पीपीटी। अब जैसे जो मैं पढ़ाने के लिए स्लाइड्स यूज करती हूँ वो पीपीटी में बनती है, यानी कि प्रेजेंट, परफॉर्म, टीच। इस ट्रिक से आपको ये हमेशा के लिए याद रहेगा। पावर पॉइंट क्या होता है? इट्स पीपीटी, यानी कि प्रेजेंट करना, परफॉर्म करना, एंड पीपीटी, टी स्टैंड्स फॉर टीच। पावर पॉइंट हमें स्लाइड्स बनाने को देता है जिसमें हम टीचिंग्स, मीटिंग, सेमिनार्स, इनके लिए हम स्लाइड बनाते हैं, वो पीपीटी होता है, ठीक है। यूट्यूब पे कोई कंटेंट डिलीवर करना होता है तो उसके लिए भी हम पीपीटी का यूज़ करते हैं। इसके बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले होता है स्लाइड यानी कि एक स्क्रीन, जैसे ये एक स्क्रीन आप देख पा रहे हो तो ये एक स्लाइड है, ठीक है। स्लाइड लेआउट क्या होता है? स्लाइड लेआउट होता है कि टाइटल की स्लाइड, यानी कि 2 कंटेंट चाहिए, ब्लैंक स्लाइड चाहिए। अपना पावर पॉइंट ओपन करके देखना, आपको पता चलेगा कि उसमें है ना स्लाइड के लिए लेआउट आपसे पूछा जाता है कि आपको किस लेआउट की स्लाइड चाहिए। 2 कंटेंट्स वाली चाहिए, एकदम ब्लैंक चाहिए, उसमें टाइटल स्लाइड चाहिए, उसमें यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट का ऑप्शन हो, इस टाइप से इसको लेआउट बोला जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा प्लेस, स्लाइड मास्टर होता है जिसमें आप स्लाइड व्यू कर सकते हो। प्लेस होल्डर होता है वो बॉक्स जहाँ टेक्स्ट और इमेज जाएगी, कोई भी इमेज है, कोई भी टेक्स्ट है, वो जहाँ जाएगा उसको प्लेस होल्डर बोलते हैं। स्लाइड शॉर्टर व्यू क्या होता है? जहाँ सारे स्लाइड्स छोटे छोटे थंबनेल्स में दिखेंगे कि आपके टोटल, मान लो मैंने एक क्लास के लिए 12 स्लाइड्स बनाई, तो स्लाइड शॉर्टर व्यू में जब मैं जाऊँगी ना तो 12 स्लाइड्स मुझे एकदम ऐसे शॉर्ट में दिखाई देगी कि ये आपकी 12 स्लाइड्स है, इस टाइप से, ठीक है। जहाँ पे सारे स्लाइड्स आपको छोटी छोटी दिखाई देती है। नोट्स पैन, इसमें अगर आपको कुछ ऐड करना है नोट्स तो उसके लिए होता है। ट्रांजिशन और एनिमेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रांजिशन जिसमें एकदम से, जैसे आप वीडियो एडिटिंग करते हो अपनी भी, तो क्या होता है एकदम से ट्रांजिशन आ जाता है ना, यानी कि किस स्टाइल में वो चीज़ ट्रांजिक्ट हो रही है। ऐसे ही एनिमेशन का है कि जो आपकी स्लाइड्स है वो किस तरीके से चल रही है, एनिमेट किस टाइप से हो रही है, वो सब यहाँ पे स्लाइड्स जो है ट्रांजिक्शन और एनिमेशन इफेक्ट लगते हैं एडिटिंग में। चलिए नाउ अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट टैब्स की, किसमें क्या आता है। सबसे पहले है होम टैब। होम टैब में वही बेसिक एडिटिंग है जो अब तक हम देखते आ रहे हैं। MS वर्ड में भी सेम थी ये, एंड ये एक्सेल में भी सेम थी, ठीक है, बेसिक एडिटिंग। इंसर्ट में वही है सेम जो अब तक पढ़ते आ रहे हैं, टेबल, वीडियो, ऑडियो, पिक्चर, सब कुछ इंसर्ट हो सकता है। डिज़ाइन में आप वही, डिज़ाइन में क्या डिज़ाइन कर सकते हो? आप बैकग्राउंड को डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप थीम्स कि इधर से ये डिज़ाइन होना चाहिए, बॉर्डर डिज़ाइन होना चाहिए, सब डिज़ाइन में आ जाता है। ट्रांजेक्शन्स में वही है कि स्लाइड एंटर का एनिमेशन, कि वो स्लाइड किस टाइप से आ रही है, कैसे घूम फिर के आ रही है, ये वो जो भी होता है इनका मूवमेंट। और एनिमेशन में ये होता है जैसे कोई पिक्चर कैसे एनिमेट होके आ रही है या फिर कोई टेक्स्ट हो गया उसका एनिमेशन। क्लियर है। अब स्लाइड शो की बात कर लेते हैं। स्लाइड शो में जाके आप फाइनल प्रेजेंटेशन मोड में आ जाते हो कि अब मैंने 12 पेज की स्लाइड बना दी, अब मैं इसको देखती हूँ मैंने कैसे बनाया, तो मैं स्लाइड शो में जाके इसको प्रेजेंट करूँगी। बस मुझे फिर इनको कमांड देनी है, वो अपने आप होती चली जाएगी, तो वो एक प्रेजेंटेशन मोड होता है। क्लियर है, मज़ा आया? आई होप मैंने सब कुछ कंप्लीट कर दिया है, सारे अच्छे से डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इसके रिगार्डिंग। इसके लिए ना एक ऐसे ट्रिक याद रख सकते हो कि जो वर्ड है, वर्ड क्या काम करता है? W4 राइटिंग का काम करता है, ऑर्गेनाइजेशन का काम करता है, ऑर्गेनाइज करने का, रिफाइन करने का काम करता है, D4 डिज़ाइन का काम करता है। ऐसे ही एक्सेल, नाम में ही सेल है तो इससे आपको याद रह जाएगा कि इसमें सेल बेस्ड कैलकुलेशंस होती है। PPT में आपको बता चुकी हूँ क्या, प्रेजेंट, परफॉर्म, टीच। क्लियर है। सो MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, ये 3 टूल्स ही गवर्नमेंट एग्जाम्स का फाउंडेशन है, कंप्यूटर का फाउंडेशन है। जो आपसे कंप्यूटर से सवाल बनते हैं मोस्टली इन्हीं से बनते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको टोपोलॉजीज बताई है वो ध्यान से कर जाना। इस
माइंड मैप का कुछ भी स्किप करने लायक नहीं है। कभी आप सोचो कि ये याद नहीं हो रहा है, इसको छोड़ देते हैं। एक वो जो परम के नीचे के जो 2-3 सुपर कंप्यूटर्स थे, मैंने वो बोला था कि इसको स्किप कर देना। जो स्किपेबल चीज़ होगी मैं बोल दूँगी, तो प्लीज़ अपनी तरफ से ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना कि हम याद नहीं हो रहा छोड़ देते हैं। सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा कंसाइज़ है। इस वीडियो के लिए बहुत मेहनत की गई है। प्रैक्टिस करोगे एक बार, 2 बार भी अगर इस माइंड मैप को गो थ्रू कर लेते हो, रिवाइज़ कर लेते हो, वीडियो को एक बार देख लेते हो, तो टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, हमेशा-हमेशा के लिए याद रहेगा। फिर कभी भी कंप्यूटर के लिए ना किसी भी टीचर की वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। ठीक है? सो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एक्टिव रिकॉल सेशंस करेंगे, पॉलिटिका, हिस्ट्री का एंड मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कराने वाली हूँ मैं। जो मैंने मेंशन किए थे कि दिल्ली पुलिस में मोस्टली 5 टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वो सब टॉपिक्स जो है, सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को टाइम स्पीड डिस्टेंस में आ रही है, तो मैं एज सून एज पॉसिबल सबसे पहले तुम्हें चोर पुलिस का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस को एकदम क्राइस्टल क्लियर करेंगे। ओके, सो लेट्स एंड द सेशन हियर।